तो नमस्कार प्यारे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन बैंक की। दोस्तों आज हम सभी पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 को, और चैप्टर का नाम हमारा है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। तो इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सभी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और एक एक चीज़ों को बारीकी से हम लोग समझने का प्रयास भी करेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों आज हम लोग करने वाले बहुवैकल्पिक प्रश्न, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है उसको करने वाला है। ठीक है, तो पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन आप सभी का पूछा गया है कि यूरोप संघ की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों यूरोप संघ की जो स्थापना हुई थी वो 1992 में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपको 3 दिखाई दे रहा वो सही सा उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, देखिए कहीं कहीं आपको 1993 भी देखने को मिलेगा, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। अगर 92 मिले तो 92 मारिएगा, अगर 93 मिला तो 93 मिलेगा। ठीक है, तो सही उत्तर आपको 92 होगा, अगर नहीं 92 रहा तो आपका 93 सही सा उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, तो कन्फ्यूज होना नहीं है। क्लियर? तो चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। और यहाँ पे सेकंड जो क्वेश्चन आप सभी को पूछा गया दोस्तों कि यूरोप संघ के कौन दो सदस्य, यूरोप जो संघ के ऐसे 2 सदस्य का नाम बताना है जो कि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं दोस्तों। यानी कि देखिए आप सभी को पता है सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं। ठीक है, जिसमें से क्या है कि 5 जो है ना वो स्थायी सदस्य है और 10 अस्थायी सदस्य है। तो आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा 2 देश है जो कि यूरोप संघ का है लेकिन वो सुरक्षा परिषद में स्थायी है। ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसमें वो स्थायी सदस्य है। तो ये आपको 2 बताना है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो आपको 1 देखने को मिलता है, ब्रिटेन और फ्रांस, वो आपका सही उत्तर होगा। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन भी आपको उसको भी स्थायी सदस्य प्राप्त है और फ्रांस को भी। 5 लोगों को स्थायी सदस्य प्राप्त है। आपको सब पता है किसको किसको? चीन को, अमेरिका को, ब्रिटेन को, फ्रांस को, रूस को। तो यहाँ पे ब्रिटेन और फ्रांस आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तीसरा जो प्रश्न आप सभी का पूछा गया है कि यूरोप आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों यूरोप आर्थिक जो संगठन है, सहयोग संगठन, इसका स्थापना 1948 में हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन जो 2 दिखाई दे रहा है 1948 वो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न आप सभी का पूछा गया दोस्तों कि यूरोप आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों यूरोप आर्थिक जो समुदाय है ना, इसका जो स्थापना हुआ था वो 1957 में हुआ था। तो ऑप्शन जो 1 दिखाई दे रहा वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, आपको दोनों में कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे पूछा गया यूरोप आर्थिक सहयोग संगठन और यहाँ पे यूरोप आर्थिक समुदाय को बात किया जा रहा, तो 1957 होगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए पांचवा प्रश्न देखेंगे। पांचवा जो प्रश्न आप सभी का पूछा गया कि यूरोप संघ के 2 सदस्य देश, एक तो ब्रिटेन दूसरा फ्रांस, किसके स्थायी सदस्य है। तो ऊपर मैंने बताया किसका? सुरक्षा परिषद का। तो ऑप्शन जो 1 दिखाई दे रहा है आप सभी का सुरक्षा परिषद, वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, तो यूनो का ही एक अंग है सुरक्षा परिषद। चलिए छठा जो प्रश्न आप सभी का पूछा गया है कि यूरोप जो है ना संसद का पहला प्रत्यक्ष चुनाव कब हुआ था। तो यूरोप संसद का पहला जो चुनाव हुआ था प्रत्यक्ष रूप से वो कब हुआ था? वो था आपका 1979 यानी कि 1979। तो ऑप्शन जो 3 दिखाई दे रहा है वो आपका सही से उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, 6 का ऑप्शन नंबर 3। चलिए सातवां प्रश्न देखेंगे और यहाँ पे जो आपका प्रश्न पूछा गया है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ। दोस्तों जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था अक्टूबर सन 1990 में हुआ था। तो ऑप्शन जो यहाँ पे आपका 4 देखने को मिल रहा है 1990, वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। 8वां प्रश्न देखेंगे और यहाँ पे 8वां प्रश्न आप सभी का पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा देश परमाणु शक्ति संपन्न नहीं है। यहाँ पे नहीं है पूछा गया दोस्तों। ठीक है, तो 8 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बात करो इन ऑप्शन में से, तो ऑप्शन 4 सही से उत्तर होगा नेपाल दोस्तों। ठीक है, सही से उत्तर क्या होगा? नेपाल। बाकी बात भारत तो है ही, पाकिस्तान है ही, चीन है ही, तो नेपाल आपका सही से उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए 9वां नंबर प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि नई मुद्रा यूरो को जनवरी सन 2002 में ठीक है कितने देशों ने अपनाया। यूरो दोस्तों जो है ना यूरोप संघ का एक अपना मुद्रा है जो है यूरो, तो इसको जनवरी 2002 में कितनों देशों ने अपनाया वो आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 12 देशों ने। ठीक है, तो 2002 में इसको 12 देशों ने अपनाया। तो ऑप्शन जो 1 दिखाई दे रहा वो आपका उत्तर हो जाता है दोस्तों। चलिए तो अब हम लोग बात करेंगे 10वां प्रश्न की। 10वां जो प्रश्न पूछा गया है कि सन 1949 में यूरोप परिषद की स्थापना की हुई थी। दोस्तों यूरोप जो परिषद है इसकी जो स्थापना हुई थी वो राजनीतिक सहयोग के लिए हुई थी। किसके लिए? राजनीतिक सहयोग के लिए। तो 10वां जो आपका प्रश्न दिख रहा है इसका उत्तर 1 सही सा उत्तर हो जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 11वां प्रश्न की। और यहाँ पे जो 11वां प्रश्न आप सभी का पूछा गया है कि यूरोप संघ 2005 ईस्वी तक दुनिया का
क्या मतलब सबसे बड़ा आर्थिक व्यवस्था बन गया था या फिर राजनीतिक व्यवस्था बन गया था या क्या? तो इसका जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर जो 2 दिखाई दे रहा है आपका, कि 2005 तक जो यूरोप संघ है वो सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था बन गई थी। 2005 तक क्या हुआ था कि बहुत अच्छा ये कर रहा था और वर्ल्ड में सबसे अच्छा इसका आर्थिक स्थिति था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो 2 दिखाई दे रहा है सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था, वो आपका सही उत्तर होता है। ठीक है, चलिए 12वां प्रश्न पूछा गया है कि किसने खुले द्वार की नीति अपनाई। तो आपको पता ही होगा दोस्तों, जो खुले द्वार की नीति अपनाई थी वो चीन ने अपनाई थी। तो ऑप्शन जो 1 दिखाई दे रहा है चीन, वो आपका सही सा उत्तर होता है। ये बहुत सारे परीक्षाओं में प्रश्न पूछा भी गया है और पूछा भी जा सकता है दोस्तों। ठीक है, चलिए और 13वां जो प्रश्न आप सभी का पूछा गया कि यूरोप संघ के झंडे में सितारों की संख्या कितनी है। देखिए आप लोग देखा होगा कि उसका जो झंडा है यूरोप संघ का, उसका अपना झंडा भी है, अपना मुद्रा भी है। तो इस झंडे में देखिएगा कि आपको स्टार देखने को मिलेगा। ठीक है, सितारा देखने को मिलेगा। तो वो कितने हैं? तो दोस्तों जो सितारों की जो संख्या है दोस्तों, इसमें 12 सितारे हैं। तो ऑप्शन जो 2 दिखाई दे रहा है 12, वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, आपको याद रखना है यूरोप संघ के झंडे में कितने सितारे हैं? 12 सितारे हैं दोस्तों। अब पूछ दिया जाए कि ये जो सितारा है वो कौन सा कलर का है, जो स्टार वहाँ पे है ना 12 स्टार जो है, तो वो कौन सा कलर का है? तो वो सोनाली कलर का दोस्तों। ठीक है, गोल्डन कलर का वो सितारा आपको देखने को मिलेगा। कलर पूछा जाए तो सोनाली बोलिएगा यानी कि गोल्डन बोलिएगा, और संख्या पूछा जाए तो 12 बोलना है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि 12 उन लोगों के लिए अच्छा माना जाता है। चलिए तो अब बात करेंगे 14वां प्रश्न की। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है कि यूरोप में यूरोप संघ और एशिया में आसियान का उदय किस रूप में हुआ है। दोस्तों यूरोप में यूरोप संघ और एशिया में जो आसियान का स्थापना हुआ है, इसका जो उदय हुआ है वो किस लिए हो पता है? वो शांतिपूर्ण एवं सहकारी व्यवस्था के क्रम में, यानी कि जो भी चीज़ें हैं वो शांतिपूर्ण से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, और मतलब हम लोग जो भी चीज़ें होंगे उसको ज़्यादा बड़ा करना ना चाह के क्या करें, शांति जितना हो सके शांतिपूर्वक हम लोग चीज़ों को क्लियर कर लें, इसके लिए किया गया। ठीक है, चलिए और 15 जो प्रश्न आप सभी को पूछा गया है कि सन 1978 ईस्वी में ओपन डोर यानी कि खुले द्वार की नीति किसने चलाई। तो आपको पता होगा चीन ने चलाई थी, लेकिन यहाँ पे नाम बताना है ना। तो आपका ऑप्शन जो 3 देखने को मिलता है, देंग शियाओपिंग ने। ठीक है, तो आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे 3 देखने को मिलता है। ठीक है, वो आपका सही सा उत्तर होता है। देश पूछे तो चीन बोलना है, ऑप्शन 3 सही सा उत्तर होगा। चलिए और 16 जो प्रश्न आपका पूछा गया है कि आसियान वे फिर आसियान शैली क्या है। तो आसियान बोलिए फिर आसियान शैली बोलिए, ये क्या है दोस्तों? तो ये जो है ना वो आसियान सदस्यों के अनौपचारिक और सहयोगपूर्ण कामकाज का स्वरूप है। तो ये क्या करता है, जो भी देश है ना ये अनौपचारिक रूप से एक दूसरे का सहयोग करता है, कामकाज में मदद करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 17वां प्रश्न की बात करूँ मैं, तो यहाँ भी जो प्रश्न आप सभी को पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन आसियान का सदस्य है। ठीक है, तो इन ऑप्शनों में बात करूँ तो ऑप्शन नंबर जो 3 दिखाई दे रहा है आसियान का सदस्य आपका इंडोनेशिया हो जाता है दोस्तों। ठीक है, कौन? इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर 3। 18वां प्रश्न की बात करूँ दोस्तों, 18वां प्रश्न पूछा गया कि साम्यवादी चीन का उदय कब हुआ था। तो इसका जो उदय हुआ था दोस्तों सन 1949 में हुआ था। तो ऑप्शन जो 1 दिखाई दे रहा है साम्यवादी चीन का उदय 1949, ऑप्शन 1 उत्तर हो जाता है आपका। क्लियर? तो चलिए अब देखेंगे आगे प्रश्न को, 19वां प्रश्न। और यहाँ पे जो प्रश्न आप सभी का पूछा गया है कि एशिया का वह कौन सा देश है जो कि अकेला G7 का सदस्य है, यानी कि G7 का सदस्य है दोस्तों। ठीक है, तो एशिया का वो कौन सा देश है जो अकेला G7 का सदस्य है, वो हो जाएगा जापान। ठीक है, तो जापान ऑप्शन जो आपका 2 देखने को मिलता है, वो आपका सही सा उत्तर हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रश्न। तो अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों अति लघुत्तर प्रश्नों की। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न आप सभी का पूछा गया है कि आसियान की स्थापना कब हुई और इसके सदस्य कितने देश थे। तो अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों अति लघुत्तर प्रश्नों की। और यहाँ पे जो पहला प्रश्न आप सभी का पूछा गया है कि आसियान की स्थापना कब हुई और इसके कितने सदस्य देश हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए आसियान को जो स्थापना हुआ था दोस्तों 8 अगस्त सन 1967 में हुआ था। तो ये आपको याद रखना है, आसियान का जो स्थापना हुआ था 8 अगस्त सन 1967 में। ठीक है, और इसमें 5 संस्थापक देश थे दोस्तों, जैसे कि इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस और सिंगापुर। ठीक है, और
पहले जब ये स्थापना हुआ था स्टार्टिंग में 5 ही था, लेकिन वर्तमान में बढ़ गया है और 5 बढ़ गया है, तो अभी वर्तमान में 10 है दोस्तों। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो आसियान है इसका स्थापना हुआ था 8 अगस्त 1967 को। और संस्थापक देशों की बात करूँ तो आपका इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस और सिंगापुर। और वर्तमान में अगर पूछ लिया जाए कि आसियान में अभी वर्तमान में कितना है, तो बोलना आपको 10 सदस्य देश है। कितना दोस्तों? 10 है। ठीक है, चलिए तो अब बात करेंगे दूसरा प्रश्न की। दूसरा जो प्रश्न पूछा गया है कि चीन ने खुले द्वार की नीति कब चलाई और उससे उसे क्या लाभ हुआ दोस्तों। ठीक है, तो देखिए दिसंबर सन 1978 ईस्वी में देंग सियाओपेंग ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी दोस्तों। कब? 1978 में देंग सियाओपेंग ने, ठीक है, ये नीति अपनाई थी। इसके कारण चीन अद्भुत प्रगति की और आने वाले सालों में एक बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में उभरा दोस्तों। ठीक है, तो आने वाले समय में देखिए स्टार्टिंग में क्या था कि चीन में बहुत ही कमजोर था। ठीक है, एक समय ऐसा था कि चीन और भारत लेवल में था, लेकिन वो जो खुले द्वार की नीति अपनाई उसके बाद ये लोग बहुत आगे निकल गए दोस्तों। ठीक है, तो 1978 में ये अपनाया था देंग सियाओपिंग ने, आपको नाम याद रख लेना है। ठीक है, चलिए हो गया ना, आगे बात करते हैं। तो बात करते हैं तीसरा प्रश्न की। तीसरा जो प्रश्न पूछा गया है कि यूरोप संघ की स्थापना कब हुई और उसकी सामान्य नीति क्या थी दोस्तों। ठीक है, तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1992 में हुआ था, आप सभी को पता है। तो यूरोप संघ की स्थापना 1992 में हुई थी दोस्तों। इसकी सामान्य नीतियाँ समान विदेश नीति, ठीक है, सुरक्षा नीति, आंतरिक मामलों तथा न्याय से जुड़े मामलों में सहयोग और एक समान मुद्रा का प्रचलन। देखिए इसका जो मेन उद्देश्य था, ठीक है, समान जो विदेश नीति है वो सुरक्षा का भी एक था, आंतरिक मामलों का भी एक नीति था। ठीक है, और जो भी न्याय से जुड़ी मामला है उसका सहयोग करना और समान मुद्रा प्रचलन। तो आपको पता होगा यूरोप संघ में अपना झंडा है, अपना मुद्रा है, ठीक है, सब अपना अपना है। तो इस प्रकार से इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, क्लियर? तो चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। और चौथा जो यहाँ पे प्रश्न आप सभी को पूछा गया है कि आसियान किस प्रकार यूरोप संघ से भिन्न है। आपको बताना है जो आसियान जो है ना वो यूरोप संघ से कैसे अलग है। ठीक है, चलिए दोस्तों बुनियादी रूप से आसियान एक आर्थिक संगठन है। ठीक है, जो आसियान जो है ना वो एक आर्थिक संगठन है तथा साथ ही साथ सांस्कृतिक और सामाजिक विकास को भी बढ़ावा देता है। ये एक आर्थिक संगठन है, लेकिन ये सांस्कृतिक और सामाजिक किस तरह से डेवलप करेगा उसको भी वो बढ़ावा देता है। जबकि जो यूरोप संघ है, यूरोप संघ आर्थिक सहयोग वाली व्यवस्था के साथ एक राजनीतिक संगठन है जो कि राष्ट्रीय राज्य की तरह काम करने लगा है दोस्तों। ठीक है, वो तो क्या है, एक आर्थिक संगठन था जो कि जो सांस्कृतिक और जो सामाजिक विकास है उसको बढ़ावा देता है। लेकिन जो यूरोप संघ है वो भी एक आर्थिक सहयोग संगठन है। ठीक है, लेकिन ये क्या करता है, राजनीतिक संगठन भी है और जो कि राष्ट्र राज्य के लिए भी काम करता है। इसका अपना झंडा है, ठीक है, अपना राष्ट्रगान है, स्थापना दिवस है, अपना मुद्रा है, सारे के सारे इसके पास है। ठीक है, तो आपको वो भी ध्यान रखना है। जो यूरोप संघ है इसका अपना स्थापना दिवस है, अपना मुद्रा भी है, अपना झंडा भी है, अपना राष्ट्रगान भी है, तो ये सारा इसके पास है। ठीक है, तो इस प्रकार से आसियान और यूरोप संघ में भिन्न है। ठीक है, समझ गए ना? चलिए आगे बात करते हैं। तो अब बात करेंगे पांचवा प्रश्न की। पांचवा जो प्रश्न पूछा गया है कि अमेरिकी वर्चस्व के विरुद्ध सत्ता के 3 वैकल्पिक केंद्र क्या है। ठीक है दोस्तों, अमेरिकी वर्चस्व के विरुद्ध सत्ता के 3 वैकल्पिक केंद्र, जैसे कि आपका यूरोप संघ, जैसे कि जो अमेरिका का दादागिरी चल रहा था, वर्चस्व देखने को मिल रहा था, तो इसके विरुद्ध में जो 3 वैकल्पिक केंद्र में बात करूँ तो एक पहला था आपका यूरोप संघ। ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारे देश हैं। ठीक है, तो ये आपका ये हो जाता है एक। दूसरा आप बोल सकते हो दोस्तों आसियान, जो कि दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन है, ये भी एक संगठन हो जाता है, तो 2 आप बोल सकते हो। तीसरा आपका चीन दोस्तों, जब अमेरिका अपना दादागिरी चला रहा था, अपना वर्चस्व दिखा रहा है, तो इसके खिलाफ 3 यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं। एक तो यूरोप संघ, क्योंकि एक समय 2005 तक आते आते यूरोप संघ भी अच्छा खासा चलते फिरते आ गया था। ठीक है, और मैं बात करूँ दूसरा आसियान की, आसियान भी इसमें भी एक देशों का संगठन है और चीन तो है ही। ठीक है, चलिए तो ये 3 हो गया दोस्तों। छठा जो प्रश्न पूछा गया कि यूरोप आर्थिक समुदाय का गठन कब और किस संधि के द्वारा हुआ था दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों यूरोप आर्थिक समुदाय का जो गठन हुआ था 1957 में हुआ था, 57 में हुआ था, आपको पता है। तो मार्च सन 1957 में हुआ था। ठीक है, और कौन से संधि में हुआ था, तो रोम की संधि में हुआ था दोस्तों। ठीक है, आपको कोई पूछ ले कि जो यूरोप आर्थिक समुदाय है जिसकी स्थापना 1957 में हुआ था, तो कौन सा संधि में, तो रोम की संधि के द्वारा। कौन सा संधि दोस्तों, रोम का संधि। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे 7वां प्रश्न की। 7वां जो प्रश्न पूछा गया कि यूरोप संघ में मतभेद के 2 उदाहरण दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे 2 उदाहरण आप इस प्रकार से दे सकते हो कि इराक पर अमेरिकी हमले में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री
टोनी ब्लेयर तो उसके साथ थे, लेकिन जर्मनी और फ्रांस इस मामले में उसके खिलाफ थे दोस्तों, ठीक है। यानी कि जब इराक पे हमला किया था, ठीक है, अमेरिका ने, तो ब्रिटेन का जो उस समय का प्रधानमंत्री था टोनी ब्लेयर, तो उसके साथ थे, लेकिन जो जर्मनी और फ्रांस है उससे थोड़ा खिलाफ था दोस्तों, ठीक है। आगे एक तो ये बोल सकते हैं, दूसरा हम लोग बोल सकते हैं कि यूरोप के कुछ हिस्सों में, ठीक है, यूरो को लागू करने को लेकर असहमति थी। तो यूरो एक प्रकार से मुद्रा है, इसको जो है ना लागू करने में थोड़ा वो असहमति था। तो ये दो हम लोग रीजन बता सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 8वां प्रश्न। और यहाँ पे जो आप सभी का 8वां जो प्रश्न पूछा गया है वो आसियान को लेकर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि आसियान के सदस्य देशों का नाम बताएं। जैसे कि आप सभी को मैंने बताया कि आसियान में 10 देश है, पहले स्टार्टिंग में 5 था, फिर 5 बढ़ गया। तो ये कौन कौन से देश है, 10 को नाम आपको याद रखना है दोस्तों। पहला आप बोल सकते हो दोस्तों इंडोनेशिया, कौन दोस्तों, इंडोनेशिया। दूसरा आप बोल सकते हो मलेशिया, तीसरा बोल सकते हो आप फिलीपींस, और चौथा सिंगापुर, ठीक है। पाँचवा भी देख लीजिए, पाँचवा आपका है थाईलैंड, फिर छठा जो आपका है दारुसलाम, और सातवां आपका वियतनाम, और आठवां लाओस, नौवां म्यांमार, और 10वां कंबोडिया। तो 10 नाम एक बार फिर से देख लीजिए, कौन कौन सा, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ठीक है, दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। तो 10 नाम आपको याद रख लेना दोस्तों। तो इसी प्रकार से आपका जो जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे चैप्टर नंबर 4 से, वो सारा का सारा हो गया दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा मैंने हिस्ट्री का, ठीक है, और पॉलिटिकल साइंस का और भी बहुत सारे सब्जेक्ट का मैंने वीडियो बना रखा है। अगर आपसे मैंने उसे नहीं देखा है तो चैनल पे अगर देख सकते हो। तो हम लोग दूसरी वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।